नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 30 अप्रैल को जारी किए गए फर्स्ट फेज और सेकंड फेज लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित पोल्ड वोट के आंकड़ों की। जैसे ही आंकड़े प्रकाशित हुए तो ये पता चला पूरे देशवासियों को कि जो 19 अप्रैल के चुनाव के बाद जो 20 को आंकड़े दिए जा रहे थे और 26 अप्रैल के चुनाव के बाद जो 27 अप्रैल को आंकड़े दिए जा रहे थे उसमें कई राज्यों में काफ़ी अंतर है। 3% से लेकर 8% तक का अंतर है। मैं एक देख रहा था लक्षद्वीप का, वहाँ तो और ज़्यादा अंतर है। और जो अभी के समय में स्विंग स्टेट्स माने जा रहे हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ भी 5% से लेकर 8% का अंतर आ रहा है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि ये डाटे सही हैं गलत हैं, वो अलग चीज़ है। चूँकि इतने स्तर पर वो डाटा होगा कि उसमें कोई हेर फेर की संभावना होनी नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में। चूँकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सभी कैंडिडेट्स अपना अपना पोलिंग एजेंट देते हैं और पोलिंग एजेंट को अधिकार है कि जब ईवीएम पर ये जो दिखलाने के लिए होता है उस समय भी वो रहते हैं उपस्थित, और जब वोटिंग शुरू होती है तो उस पर भी दस्तखत कराए जाते हैं सभी पोलिंग एजेंट से। मैं चूँकि सरकारी सेवा में रहा हूँ और इलेक्शन से जुड़े कार्यों में, चूँकि प्रशासनिक सेवा में रहने के कारण इलेक्शन से जुड़े हर तरह के दायित्वों को, हर सेक्शन को संभालने का अवसर लगभग प्राप्त हुआ है और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर के रूप में कई चुनाव में काम करने का भी अवसर मिला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई अंतर होना नहीं चाहिए। लेकिन जो परिस्थिति आई है यह जरूर आश्चर्यजनक है कि जब देश की आज़ादी के बाद 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है, नया संविधान लागू होने के बाद, तो श्री सुकुमार सेन साहब चुनाव आयुक्त थे और उस वक्त 1 सदस्यीय होता था, बाद में चलकर ये 3 सदस्यीय हुआ। और जो हाल के वर्षों में लगभग 30 वर्ष पहले जब श्री टी.एन. शेषन साहब जैसे इलेक्शन कमिश्नर हुए, उन्हीं के पीरियड में मैं समझता हूँ कि ये 3 सदस्यीय हुआ भी। तो टी.एन. शेषन की याद पूरे देशवासियों को आज भी है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर चाहे तो पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है चुनाव के दरमियान। लेकिन ये कैसी परिस्थिति आई, चूँकि जनता में एक भ्रम की स्थिति जरूर आई कि जब एक मामला चल रहा था इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पे कहा कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक जो 3 सदस्यीय कमेटी होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। तुरंत सत्तारूढ़ दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने नया बिल पेश किया और कानून बना दिया और उसमें कर दिया कि एक प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में वो होगा और उसमें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड एक मिनिस्टर होंगे या लीडर ऑपोजिशन होंगे। स्पष्ट हो गया। तो इससे लोगों में और खासकर विपक्षी दलों को कहने का एक मौका मिल रहा था। मैं समझता हूं कि अभी का निर्वाचन जो आयोग है उनको यह चाहिए कि अभी जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पर डिबेट चल रहे हैं, विभिन्न तरह के जो विचार आ रहे हैं, उसको दूर करने के लिए इनको प्रेस नोट तो तुरंत जारी करना चाहिए कि किस परिस्थिति में विलंब हुआ। क्योंकि चुनाव जब होता है, ईवीएम जब कलेक्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, तो एक्चुअल जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो पता लगेगा। जो फॉर्म 17 है, जब एक एक बूथ का आ जाएगा, ये लोकसभा चुनाव में कहीं पर 5 असेंबली सेगमेंट हैं, कहीं 6 हैं, कहीं ज़्यादा हैं, तो सभी असेंबली सेगमेंट का अलग अलग बनता है, सभी का फिर कंपाइल होता है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर जो जिला पदाधिकारी ही होते हैं उन सभी जगह उनके द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन को जाता है, वहाँ से भारत निर्वाचन आयोग का जाता है। और अभी तक की परंपरा यही रही है कि 24 घंटे के अंदर ये सारे रिपोर्ट्स जारी कर दिए जाते हैं। अब जो चाहे सेकंड फेज के लिए 4 दिन का विलंब हुआ हो या फर्स्ट फेज के लिए 11 दिन का विलंब पर जो आंकड़े प्रकाशित किए गए, अंतर आ जाने के कारण जो परिस्थिति है उसमें अब मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को तुरंत चाहिए कि जो फर्स्ट फेज के 102 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और सेकंड फेज के जो 88 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, इस सभी के एक एक बूथ का
जो पोल्ड वोट है उसका फिगर अपलोड करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके वो आप 24 घंटा में कर दीजिए, 48 घंटा में कर दीजिए, क्योंकि थर्ड फेज का इलेक्शन 7 मई को है। इसके पहले तो हर हाल में कीजिए। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पत्र लिखे कि आपके जो पोलिंग एजेंट रहे हैं बूथ पर फर्स्ट फेज और सेकंड फेज पर, उनसे फॉर्म 17 के आधार पर आप फिगर कलेक्ट करें और इससे इसका मिलान करें। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज से भी मेरा अनुरोध है कि उनको भी अपने अपने पॉलिटिकल जो ये पोलिंग एजेंट जो है प्रत्येक बूथ से, उनके फॉर्म 17 की कॉपी लेनी चाहिए, जिसमें पोल्ड वोट का उसमें लिखा होगा कि टोटल यहाँ पर कितने वोटर्स हैं, इसमें कितने लोगों ने वोट गिराया। तो ये फिगर होना चाहिए कि ईवीएम में इतने ही वोट होंगे। चूंकि यह कहना, चूंकि डिबेट पर मैं देख रहा था कई जैसे सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के प्रवक्ता का कहना था कि वहाँ पर तो काउंटिंग के समय सभी लोग रहेंगे तो फिगर मिलान होगा। मैं चुनावी कार्य में जुड़े रहने के कारण स्पष्ट यह कहना चाहूँगा निश्चित तौर पर कि ये संभव है ही नहीं कि काउंटिंग हॉल में जहाँ 14 टेबल लगे रहते हैं, एक साथ 14 बूथ के ईवीएम टेबल पे आते हैं, और वहाँ पर इतनी अफरा तफरी रहती है, चूँकि इतनी भीड़ रहती है उसमें, चूँकि मेन टेबल पर असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर बैठे होते हैं अपने कुछ सहयोगियों के साथ, और प्रत्येक कैंडिडेट के एक मुख्य टेबल के एक काउंटिंग एजेंट वहाँ पर होते हैं, और प्रत्येक बूथ पर अब जहाँ कैंडिडेट 10 है तो निश्चित तौर पर 10 पोलिंग एजेंट होंगे प्रत्येक टेबल पर, अगर 20 हैं तो 20 होंगे। वहाँ पर आप सोच लीजिए कि कितनी जगह रहती है। और जब ईवीएम आता है तो ये अफरा तफरी रहती है कि आया तुरंत सील देखिए, उसमें फिगर देखिए, ये किसी के लिए संभव, व्यवहारिक रूप से किसी भी पोलिंग एजेंट के लिए संभव नहीं है कि वो हर का मिलान करे। और होता यह है कि 1-2 राउंड के बाद यदि टसल चल रहा है तब तो ठीक है, अगर काफ़ी अंतर हो जाता है तो वैसे ही जो काउंटिंग एजेंट हैं, प्रत्येक के जो काउंटिंग एजेंट होते हैं वहाँ पे प्रत्येक टेबल पे, पोलिंग एजेंट नहीं काउंटिंग एजेंट, तो वो थोड़ा अन्य मनस्क होने लगते हैं, उसके बाद तो वो देखते भी नहीं। इसलिए सब कभी भी संभव नहीं है कि काउंटिंग टेबल पर वो जो 17 जो बूथ पर प्राप्त हुआ है उससे वहाँ काउंटिंग एजेंट, चूँकि काउंटिंग एजेंट अलग होता है, पोलिंग एजेंट हर बूथ पर, जैसे किसी असेंबली सेगमेंट पर 250 बूथ तो 250 पोलिंग एजेंट, और उसका मान 2-2 रहते हैं तो 500, तो वो कॉपी कैंडिडेट की जिम्मेवारी होती है कि वो अवेलेबल करवाते हैं अपने काउंटिंग एजेंट को। प्रत्येक हॉल में जो 15 काउंटिंग एजेंट देते हैं, मेन टेबल के लिए एआरओ टेबल के लिए 1 और 14 काउंटिंग टेबल पे, उनको तो उनके लिए मिलान करना संभव नहीं। इसलिए अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम रखने के लिए और इस सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके फर्स्ट और सेकेंड फेज का, चूँकि 7 को इलेक्शन है, उससे पहले निश्चित तौर पर एक बूथ का जो 190 लोकसभा के हुए हैं उसके एक बूथ का पोल्ड वोट का फिगर दे दिया जाए, और सभी राजनीतिक दलों को ये पत्र दे दिया जाए कि अपने अपने पोलिंग एजेंट से फिगर का मिलान कर लें। और जहां अगर फिगर मिल जाता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां बहुत का अंतर आ रहा है उसका प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी आपत्ति वहां दर्ज करा दे, ताकि जब काउंटिंग हॉल में वो ईवीएम आए तो उसका मिलान हो सके फॉर्म 17 से, जिस पर दस्तखत हैं प्रिजाइडिंग अफसर का और सभी पोलिंग एजेंट का। अब मैं, चूंकि अभी फर्स्ट और सेकंड में जो ये समस्याएं आई हैं, तो अब मैं अनुरोध करूंगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज से कि आपको थर्ड फेज से लेकर 7th फेज तक के लिए सभी कैंडिडेट को यह अलर्ट होना चाहिए कि आप सभी अपने अपने पोलिंग एजेंट को एकदम स्पष्ट निर्देश दें कि वोट शुरू होने के 1 घंटा पहले से वहाँ पर बूथ पर रहें, और पूरे बूथ प्रक्रिया में चूँकि 2 रहते हैं, एक बैठते हैं एक बाहर रहते हैं पोलिंग एजेंट, ऑलवेज पोल जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक वहाँ पर बैठे रहें, और जब वो सील हो जाए, जब सील हो जाए उस पर दस्तखत अपना सील लगा दें, मुहर लगाएं और उस पर अपना दस्तखत करें, और साथ ही कॉपी अवश्य प्रिजाइडिंग अफसर से दस्तखत करा के प्राप्त कर लें, तभी वो वहाँ से और वहाँ से विदा करवाएं। जो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, जो कलेक्टिंग मजिस्ट्रेट आते हैं ईवीएम के लिए, उनको विदा कराने के बाद ही वहाँ से हटें, ताकि कहीं पर कोई कन्फ्यूजन की स्थिति
नहीं रहे। हमारा जो लोकसभा चुनाव 2024 है पूरे तौर पर निष्पक्षता से संपन्न हो जाए, ये हम सभी भारतवासी उम्मीद करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय